अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आर इन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडवांस कॉन्सेप्ट इन नर्सिंग के यूनिट नंबर 7 जो कि हमारे साथ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ ओस्टियोआर्थराइटिस है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूटिलाइज फंक्शनल हेल्थ पैटर्न टू आइडेंटिफाई पेशेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर ओस्टियोआर्थराइटिस। मतलब ये है कि फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को यूज़ करते हुए हम पेशेंट के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से, जिसमें ओस्टियोआर्थराइटिस ये हमारा मेन टारगेट होगा। इसी तरह से फिर हम ओस्टियोआर्थराइटिस किस वजह से काज हुआ है, कैसे काज हुआ है और इसके लिए किस किस्म की ड्रग्स जो है यूज़ किए जाते हैं उस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम नर्सिंग प्रोसेस को जो है अप्लाई करेंगे पेशेंट की कंडीशन के बेस पर। इसके साथ साथ पेशेंट को जो है नर्सिंग मैनेजमेंट देंगे ओस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से, और आखिर में हम पेशेंट को जो है टीचिंग करेंगे कि किस तरह से आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं, अपने आप को ओस्टियोआर्थराइटिस से बचा सकते हैं। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट, इंसानी जो ढांचा होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्केलेटन कहते हैं। इसी तरह से पूरी बॉडी के जो ढांचे होते हैं, बोन्स वगैरह होते हैं, वो जब एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं जिससे एक मुकम्मल ह्यूमन ढांचा बनता है, तो इस पूरे सिस्टम को फिर हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो अगर हम स्केलेटल सिस्टम की एनाटॉमी की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब कि स्केलेटल सिस्टम किस किस बोन से जो है मिलकर बना हुआ है, बनी हुई है, तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको फिर हम एनाटॉमी ऑफ द स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है तो ये दो पार्ट पर जो है डिवाइड हुआ है। एक हमारे साथ एक्सियल स्केलेटन है और एक हमारे साथ एपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन ये हमारे हेड से लेकर हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, इसमें हमारा हेड आता है, इसके साथ साथ स्टर्नम आता है, इसके साथ साथ रिब और वर्टेब्रल कॉलम आता है। ठीक है। ये चार चीज़ें जो है हमारे एक्सियल स्केलेटन में आता है, जिसमें हम मज़ीद अगर इसको देखें तो इसमें हमारे साथ स्कल के साथ साथ मैंडिबल बोन आते हैं, स्टर्नम आ जाते हैं जिसमें रिब्स होते हैं, और इसी तरह से वर्टेब्रल कॉलम में हमारे साथ वर्टिब्रीज होते हैं। ठीक है। तो ये सारे एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। इसके बाद अगर हम एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो एपेंडिकुलर स्केलेटन से मुराद हमारे जो अपेंडेजेस है, मतलब जो अपर आर्म्स है और जो लोअर लेग्स है। ठीक है। तो इसमें मौजूद जितने भी बोन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं, तो ये सारे जो है हमारे साथ एपेंडिकुलर स्केलेटन को बनाती है, जिसमें हमारे साथ क्लेविकल आ जाता है, स्केपुला आ जाता है, ह्यूमरस आ जाती है, उल्ना आ जाता है, रेडियस आ जाता है, कार्पल, मेटाकार्पल, पैलेंजिस, इसी तरह से कोजा हो गया, फीमर, पेटिला, टीबिया, फिब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड पैलेंजिस। तो ये हमारे साथ जो है एपेंडिकुलर स्केलेटन को बनाती है। अगर इसकी हम फिजियोलॉजी की बात करें, अगर स्केलेटन सिस्टम की हम फिजियोलॉजी की बात करें, तो स्केलेटन सिस्टम में मौजूद हमारे साथ जितने भी बोन्स है जहाँ पर मौजूद है तो उनके अपने इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ठीक है। जैसे कि अगर हम स्कल बोन को देखें तो स्कल क्या करता है, हम स्कल में मौजूद जो इंटरनल ऑर्गन जिसे हम ब्रेन कहते हैं उसकी हिफाजत करता है। इसी तरह से जो हमारे साथ अपेंडिकुलर्स होते हैं, मतलब अपेंडेज होते हैं, वहाँ पर मौजूद जो बोन्स होते हैं उनका फंक्शन ये होता है कि ये फैट्स को स्टोर और रिलीज़ करता है। इसके साथ साथ ब्लड सेल्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं, इसके साथ साथ मिनरल्स को स्टोर और रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा मूवमेंट करने में जो है हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती हैं हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि दो बोन्स को आपस में मिलाती है। इसी तरह से हमें सपोर्ट
में जो है बहुत ज़्यादा मदद देती है, स्टैंड एरेक्स स्टैंड होने में बहुत ज़्यादा मदद देती है, सहारा देती है। तो ये फंक्शंस है हमारे स्केलेटल सिस्टम के, ठीक है। अब यहाँ पर एक केस जो है वो मेंशन किया गया है जिसमें कहते हैं कि पेशेंट का जो नेम है वो XYZ है, उनकी एज जो है 59 ईयर्स है, इसके साथ साथ जेंडर के हवाले से वो फीमेल है, वेट 82 kg है, इसके साथ साथ हाइट जो है वो 5.5 फीट है। चीफ कंप्लेंट के साथ आई हुई है जिसमें वो कहती है कि पेन राइट नी जॉइंट फॉर द लास्ट 2 years एंड एक्जरबेट विद एक्सेसिव वॉकिंग एंड हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, जिसमें वो पेशेंट ये कंप्लेन कर रही है कि उनको पिछले 2 सालों से जो है राइट पाँव के नी में जो है नी जॉइंट में जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है, और ये मज़ीद ज़्यादा हो जाता है जब वो बहुत ज़्यादा वॉकिंग करती है या घर के काम करती है, तो इसके साथ उनका जो पेन है वो मज़ीद बढ़ जाता है। इसके अलावा माइल्ड स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट में जो है माइल्ड स्वेलिंग भी हुई है उनको, ठीक है। अगर उनकी हम पास्ट हिस्ट्री को देखें तो डायबिटीज़ फॉर लास्ट 5 year बट वेल कंट्रोल, उनको जो है 5 सालों से जो है डायबिटीज़ हुई है लेकिन उन्होंने उसको काफ़ी कंट्रोल में रखा हुआ है। इसके साथ साथ पिछले 4 सालों से वो हाइपरटेंशन की भी मरीज़ा है। फैमिली हिस्ट्री को जब हमने उस पेशेंट की देखी तो मदर एंड अदर सिस्टर हैव आल्सो जॉइंट पेन, तो उनके मदर और जो दूसरे बहनें थी उनको भी जॉइंट पेन थी, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री की जब हमने डेटा ली तो ये औरत जो है मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है। इसी तरह डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमने इनकी नी जॉइंट की एक्सरे की, इसी तरह से कंप्लीट ब्लड काउंट किया, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट क्या कहते हैं रेडिमेंटेशन होता है कि क्या वो किया, इसके साथ साथ CPR किया, ठीक है। कंप्लीट रिएक्शन पॉलीमरेज ये हमने किया, ठीक है। ये हमारे साथ टेस्ट है। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन जब हमने इस पेशेंट की थी कर ली तो इनका जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है उसमें S1 + S2 जो है वो ऑडिबल थे, ठीक है। ये असल में हमारे साथ लब्ड अप साउंड को कहते हैं विद नो एडिड साउंड, जिसके साथ कोई इजाफी साउंड नहीं था। इसके साथ साथ चेस्ट बायलेटरल जो था क्लियर था, इसके साथ साथ ईयर एंट्री नॉर्मल थी, नॉर्मल वेजिकुलर ब्रीथिंग थी। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है जो कि एब्डोमेन है वो सॉफ्ट था, किसी किस्म की टेंडरनेस वहाँ पर भी नहीं थी। जब हमने इनकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की असेसमेंट की तो ग्लासगो कोमा स्केल के ज़रिए जो है ये हमें मुकम्मल तौर पर 15/15 मतलब कॉन्शियस मिली। प्यूपल जो है वो लाइट को रिएक्टिव था और पावर ऑफ लिम्स इज़ नॉर्मल। वाइटल साइन जब हमने इनकी चेक की तो ब्लड प्रेशर जो है इनका 140/70 मिलीमीटर मर्करी था, पल्स जो है वो 90 बीट पर मिनट था, इसके साथ साथ टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट थी और रेस्पिरेटरी रेट 18 बीट्स पर मिनट था जो कि नॉर्मल है। Physical examination of the joint revealed minor swelling and tenderness of the right knee joint। इसी तरह से जब हमने इनकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन की तो इस दौरान हमें पता चला कि इनका जो राइट नी है वहाँ पर थोड़ा सा स्वेलिंग हुआ है, इसके साथ साथ थोड़ा सी टेंडरनेस भी वहाँ पर मौजूद है। फंक्शन ऑफ द जॉइंट वाज इंटैक्ट विद इंटैक्ट रेंज ऑफ मोशन, और इसी तरह से इस स्वेलिंग की वजह से और टेंडरनेस की वजह से उस जॉइंट के जो फंक्शन थे वो थोड़े से डिस्टर्ब हो चुके थे। जब हमने एक्सरे इस पेशेंट की देखी तो हमें पता चला कि जॉइंट स्पेसिस नैरोइंग एंड कार्टिलेज लूज एट द एजेस विद स्मॉल ओस्टियोफाइट्स। जब हमने एक्सरे देखी तो एक्सरे से हमें पता चला कि जॉइंट स्पेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो चुकी है और वहाँ पर मौजूद जो कार्टिलेज था उसके जो एजेस थे वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गए हैं, ठीक है। जिसके साथ साथ ओस्टियोफाइट सेल भी कुछ मिकदार में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ अर्थराइटिस? डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ अर्थराइटिस? अर्थराइटिस किसे कहते हैं, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेम्ड जॉइंट।
अर्थराइटिस जो है ये लैटिन वर्ड से लिया गया एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, इन्फ्लेम्ड जॉइंट। इन्फ्लेम्ड जॉइंट से मुराद ये है कि जॉइंट में जब स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाती है वहाँ पर, ठीक है, ड्यू टू फ्रैक्शन ऑफ टू बोन्स, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स कहते हैं। सो कलेक्टिवली इट is its leading cause of disability for adult and even चिल्ड्रन, ठीक है। अर्थराइटिस से मुराद इन्फ्लेम जॉइंट है और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो एडल्ट लोग होते हैं वो भी डिसेबल होने का शिकार हो जाते हैं, और इवन अगर बच्चों में अर्थराइटिस काज हो जाए तो वो भी फिर डिसेबल हो जाते हैं, वो भी फिर चलने फिरने के काबिल नहीं होते। देयर आर ओवर 100 टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस, ऑल्दो द मोस्ट कॉमन इज ओस्टियोआर्थराइटिस। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर अर्थराइटिस की हम टाइप्स की बात करें तो वैसे हमारे साथ 100 से भी ज़्यादा टाइप्स है अर्थराइटिस के, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होने वाला अर्थराइटिस की किस्म है उसको ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादातर लोगों में काज होती है। समटाइम्स रिफर टू एज वीयर एंड टीयर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स और डिजेनरेटिव अर्थराइटिस, ठीक है। इसी तरह से जो ओस्टियोआर्थराइटिस है इसको बाज़ औक़ात वीयर एंड टीयर ऑफ द बोन्स भी कहते हैं, या जॉइंट्स भी कहते हैं, या डिजेनरेटिव अर्थराइटिस भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस की। अर्थराइटिस की तो हमने बात कर ली कि अर्थराइटिस ये हमारे साथ वो एबनॉर्मल कंडीशन होता है जॉइंट का, जिसमें हमारे जो जॉइंट होते हैं वो किसी वजह से क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं, सोजिश का शिकार हो जाते हैं, वहाँ पर जो है जलन होने लगती है, वहाँ पर जो है स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर लोग चलने फिरने के काबिल नहीं होते। अब बात करते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस की। ओस्टियोआर्थराइटिस इज अ क्रॉनिक इरिवर्सिबल डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स दैट causes progressive softening and disintegration or loss of articular cartilage. So ओस्टियोआर्थराइटिस डियर स्टूडेंट्स ये हमारे साथ बोन्स और कार्टिलेज या बोन्स और जॉइंट का वो एबनॉर्मल इरिवर्सिबल क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज़ है जिसमें जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्टनिंग उसमें हो जाती है और उसमें जो है बहुत ज़्यादा ख़राबी आ जाती है, जिसकी वजह से जो जॉइंट होते हैं वो फिर प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाते और जो पेशेंट होते हैं वो फिर चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। accompanied by new growth of cartilage and bone at the joint margin। और इसी वजह से इस एबनॉर्मल कंडीशन में जब ये काज हो जाता है तो इसकी वजह से वो एरिया जहाँ पर ये ओस्टियोआर्थराइटिस काज हुई होती है, मतलब जॉइंट एरिया पर दूसरे कार्टिलेजेस और दूसरे बोन्स जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, मतलब बोन्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसको हम ओस्टियोफाइट्स कहते हैं। सिस्ट फॉर्मेशन एंड स्क्लेरोसिस इन द सबकॉन्ड्रल बोन। और इसी तरह से जो सबकॉन्ड्रल बोन होते हैं वहाँ पर जो है सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। सिस्ट से मुराद इर्रेगुलर मासेस जो है वहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं और स्क्लेरोसिस हो जाता है। इसके अलावा माइल्ड साइनोवाइटिस एंड कैप्सुलर फाइब्रोसिस, इसके साथ साथ साइनोवाइटिस काज हो जाता है। साइनोवाइटिस से मुराद जो साइनोवियल जॉइंट होता है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है और इसके साथ साथ कैप्सूलर फाइब्रोसिस हो जाती है और जो टिश्यूज़ होते हैं कार्टिलेज के और जो बोन्स के वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस किस वजह से काज हो सकता है, मतलब वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से लोग ओस्टियोआर्थराइटिस का शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है इसमें वो हमारी डाइट है। अगर हम ऐसी खुराक लें, ऐसा खाना खाएं, ऐसा फूड खाएं जिसमें हमारे साथ जो मिनरल है उसकी कमी हो, ठीक है, या
इसके अलावा जो कैल्शियम्स होते हैं उसकी कमी हो तो इससे हमारे बोन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से फिर बोन्स में जो है ख़ुद ब खुद डिजनरेशन शुरू हो जाता है। बोन्स जो है ओस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाता है और इसके साथ साथ जो है फिर ये कंडीशन अराइज हो जाती है। इसके अलावा ओबेसिटी से मुराद ये है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा ओबेस है, बहुत ज़्यादा मोटा है, तो उनके जॉइंट्स पर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से दो बोन्स के दरमियान जो कार्टिलेजेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लग जाता है और वो जो है फ्रैक्शन उसमें शुरू हो जाती है। फ्रैक्शन के दौरान फिर वो क्या होते हैं, उसकी डिजनरेशन होती है, वो ख़राब हो रहे होते हैं, डिग्रेड हो रहे होते हैं और आखिर में डिग्रेड होते होते दो बोन्स फिर आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिसकी वजह से फिर पेशेंट के लिए चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल और पेनफुल हो जाता है। इसके अलावा एज की वजह से भी ये ओस्टियोआर्थराइटिस काज हो सकता है, इम्यूनिटी एक्टिवेशन की वजह से भी और सेक्स की वजह से भी ये क्या होता है, ओस्टियोआर्थराइटिस काज होता है। मतलब फीमेल्स में ये कंडीशन ज़्यादा होती है बनिस्बत मेल्स के। लोकल रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें, सिविरिटी ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से अगर लोकल रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ओबेसिटी की वजह से ये काज होता है, ऑक्यूपेशन की वजह से काज होता है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट में इंजरी होने की वजह से ये काज हो सकता है। इसके अलावा अगर सिस्टमिक रिस्क फैक्टर की बात करें तो एज, जेंडर, जेनेटिक एंड हार्मोन और इसके साथ साथ डाइट जो है, ये चार फैक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इफ़ेक्ट करती है किसी भी शख्स को उसमें ओस्टियोआर्थराइटिस को काज करने के लिए। ठीक है, पेन, जॉइंट स्टिफनेस, मसल वीकनेस, इस जब सीवियर ओस्टियोआर्थराइटिस काज हो जाता है तो इसकी वजह से फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा जॉइंट जो है उसमें स्टिफनेस आ जाती है, सख्ती आ जाती है, जिसकी वजह से हरकत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मसल जो है वो वीक हो जाते हैं और एट द एंड पेशेंट जो है वो डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है, वो फिर चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी के डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो सबसे पहले ओबेसिटी एक पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा मोटा है, ठीक है, मोटे है, तो मोटे होने की वजह से उनके जॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, तो प्रेशर होने की वजह से जो है वेट बेयरिंग जॉइंट, मतलब वो जॉइंट जो है कि वेट को बर्दाश्त कर रही होती है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स कार्टिलेज में एरोजन जो है वो शुरू हो जाता है। एरोजन से मुराद वो रगड़ना, एक दूसरे के साथ वो रगड़ना शुरू कर देते हैं और इसी तरह से उसमें क्रैकिंग काज हो जाती है। ठीक है, जब क्रैकिंग काज हो जाती है तो इसकी वजह से जो कार्टिलेज होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर दो बोन जो है आपस में टकराते हैं, उनका कांटेक्ट होता है और इस वजह से बोन्स की डिस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो जाती है, बोन जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर एरोजन शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसको फिर हम क्या कहते हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं और इसकी वजह से फिर पेन भी होता है, रेंज ऑफ मोशन में कमी भी आ जाती है और इन्फ्लेमेशन भी उस एरिया में काज हो जाती है। इसके साथ साथ जब ये सब कुछ हो जाता है तो इसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड जो कि जॉइंट में उसकी प्रोडक्शन होती है उसमें कमी आ जाती है। साइनोवियल फ्लूइड जो है ये एज अ लुब्रिकेंट काम करती है, जो कि हरकत करने में हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती है, तो इस वजह से जो कार्टिलेजेस होते हैं वो फिर ड्राई हो जाते हैं, चूँकि साइनोवियल फ्लूइड जो है वो नहीं होता, ठीक है, तो इस वजह से कार्टिलेजेस ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन जो है वो कम हो जाती है और इस वजह से कार्टिलेजेस ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ फ्रैक्शन करते हैं। फिर इसके साथ साथ कार्टिलेजेस जो है फ्रैक्शन होने की वजह से थिन हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेशन उसमें आ जाती है और छोटे छोटे पीसेस जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्टिलेजेस डिब्रेस काज, जिसकी वजह से फिर इन्फ्लेमेशन, इंस्टेबिलिटी और पेन काज होता है। इसके साथ साथ बोनी कंटेक्ट, बोन्स के आपस में कंटेक्ट होने की वजह से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, ज़्यादा पेन और इसके साथ साथ जो रेंज ऑफ मोशन है वो रिड्यूस हो जाती है और इस तरह से ओस्टियोआर्थराइटिस जो है वो काज हो जाता है। ओस्टियोफाइट्स और बोन स्पर्स फॉर्म इन एन अटेम्प्ट टू स्टेबलाइज द जॉइंट
एंड अल्टीमेटली फ्यूज इट टुगेदर। ओस्टियोफाइट्स या बोन्स पर ये हमारे साथ एबनॉर्मल क्या होते हैं, एबनॉर्मल बोन्स होते हैं, जो कि जहाँ पर ये एबनॉर्मलिटी काज हुई होती है तो वहाँ पर एक आउट ग्रोथ जो है पैदा हो जाता है बोन का, जिसकी वजह से जो बोन का स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ठीक है, बोन स्पर्स कैन इंजर नर्व। इसी तरह से जब ये एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है तो इसकी वजह से नर्व्स जो है वो इंजर्ड होने का ख़तरा हो जाता है। इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो फिर क्या होते हैं, इंजर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख सकते हैं। ठीक है, ये एक हमारे साथ हेल्दी जॉइंट है और दूसरा हमारे साथ ओसियो अर्थराइटिक जोन है। ठीक है, जो कि अफेक्ट हो रहा है। तो जैसे एक डियर स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे साथ जो लेफ़्ट साइड पर डायग्राम है ये हमें नॉर्मल जो जॉइंट है, नॉर्मल नी जॉइंट, वो दिखा रही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ जो स्पेस भी है वो काफ़ी ज़्यादा है दो बोन्स के दरमियान। और इसके अलावा अगर आप अपोजिट राइट साइड पर देखें तो राइट साइड पर दो बोन्स के दरमियान जो स्पेस है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और दो बोन जो है वो एक दूसरे के साथ रगड़ रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है, हरकत करने में फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और इसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। डियर स्टूडेंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर साइन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होता है, जॉइंट में जो है बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो चलने फिरने से जो है कासिर हो जाता है और हरकत करने से जो है वो क्या हो जाता है, कासिर हो जाता है। इसके साथ साथ स्वेलिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो फंक्शन है जॉइंट्स का वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। बूनियन और नोड फॉर्मेशन इन फेरेफ्रल जॉइंट, फेरेफ्रल जॉइंट में नोड जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ वहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं। क्रेकिंग एंड ग्राइंडिंग नॉइसेस विद मूवमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ जब पेशेंट मूव कर रहा होता है, चल रहा होता है, फिर रहा होता है तो उसको जो है बोन्स के आपस में रगड़ने के साउंड भी फिर सुनाई देते हैं। एसोसिएटेड मसल वीकनेस, इसके साथ साथ जो इसके साथ मुंसलिक मसल होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बोन जो है उसकी शेप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, मसल स्पाज्म हो जाता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है। बूनियन या पेनफुल बोनी बम्प्स। ठीक है, बूनियन इन द फुट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक नॉर्मल पाव है। ठीक है, और ये हमारे साथ बूनियन पाव है, मतलब यहाँ पर एबनॉर्मल ग्रोथ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से पूरा शेप जो है वो पाँव का जो है डिस्टर्ब हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट, मज़ीद आगे बढ़ते हैं नोट्स की तरफ। नोट भी आपने इस तरह के हाथ भी देखे होंगे बहुत दफ़ा, मेरे ख़्याल से ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इस तरह की कंडीशन। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, नोट्स कहते हैं। काजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट काज इज़ अननोन बट मे ड्यू टू द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर। इसका जो असल वजह है वो अभी तक नामालूम है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन अराइज हो सकती है, जिसमें एज जो है पहले नंबर पर आता है, ओबेसिटी दूसरे नंबर पर, पुअर पोस्चर हो गया, ट्रोमा हो गई, जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, ऑक्यूपेशन आ जाती है और जॉइंट डिस्प्लेजिया आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसके लिए हम जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं इसमें हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, इमेजिंग करते हैं, आर्थ्रोस्कोपी करते हैं, जॉइंट एस्पायरेशन करते हैं, ब्लड टेस्ट में हम CBC करते हैं, ESR करते हैं और CRP करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके ट्रीटमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो अर्ली ट्रीटमेंट में हम पेन के लिए एनाल्जेसिक देते हैं, इसी तरह से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का उनको कहते हैं और लोड रिडक्शन का उनको हम कहते हैं कि आपने ज़्यादा वज़न जो है वो नहीं लेनी। इसके अलावा इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए हम उनकी को जॉइंट डिब्रीडमेंट देते हैं। ठीक है, और लेट ट्रीटमेंट में फिर हम उनको सर्जरी प्रेस्क्राइब करते हैं जिसमें हम उनकी जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं।
डियर स्टूडेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हम पेशेंट की जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम उनकी वेट लॉस के हवाले से बात करते हैं। ख़ास तौर पर एक्सरसाइज के ज़रिए हेल्प प्रिवेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रिड्यूस सेप्टम, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने और जो सेप्टम है ऑस्टियोआर्थराइटिस के उससे बचने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। एवरी 10 pounds ऑफ वेट लॉस ओवर 10 years रिड्यूस द रिस्क फैक्टर्स ऑफ डेवलपिंग नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, आल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, मसल की जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करते हैं। इसके साथ साथ डिक्रीज जॉइंट पॉइंट एंड स्टिफनेस एंड लोअर रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, एक्सरसाइज के ज़रिए जो है हम पेशेंट की जो मसल स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करते हैं। इसके साथ साथ जो जॉइंट पेन है उसको डिक्रीज़ करते हैं और स्टिफनेस को डिक्रीज़ करते हैं और डिसेबिलिटी के जो चांसेस है उसको हम कम करते हैं। फिज़िकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं, मसाज करते हैं पेशेंट की, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट हम उनको देते हैं, योगा का उनको हम कहते हैं और हाइड्रोथेरेपी का हम उनको कहते हैं। ऑल प्रूवन टू रिड्यूस द सेप्टम एंड समटाइम्स द प्रोग्रेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सारे जो पैटर्न है, टेक्निक्स है, इससे जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो सिम्टम्स है वो रिड्यूस होने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस को मज़ीद बढ़ने से रोकती है। इसके अलावा डिवाइसेस में हम फुट ऑर्थोटिक्स हम पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक पैडोस जो है पेशेंट्स को हम देते हैं। ठीक है, हर्बल रेमेडीज़ में सम हर्ब्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरीज एनाल्जेसिक। ठीक है, कुछ हर्ब्स हमारे साथ ऐसे हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर काम करती है, जबकि दूसरे नेचुरल कंपाउंड में हम विटामिन सी पेशेंट को देते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस का आप सब दोस्तों को पता है, ये जो है वही बात है जो कि हमने दूसरे लेक्चर्स में, दूसरे यूनिट्स में जो है इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करेंगे, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड जितने भी डायग्नोसिस है वो आप यहाँ पर ख़ुद स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन की या वजाहत देने की कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर आपको जो है इसकी समझ आ गई है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।